हेलो बच्चों, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी की सारी दूर हो जाए, साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं वो वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म फ्रॉम क्लास 11th चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब बात करें अगर हम काउंटर क्या होता है, काउंटर का मतलब वो अपोजिट और करंट मीन्स अपोजिट फ्लो को हम क्या कहेंगे, काउंटर करंट कहेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्या मेन इसका एम है? दो चीजें, कंसंट्रेशन यूरिन को पास करना और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखना। अब अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो कुछ की पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मैमल्स एबल टू प्रोड्यूस कंसंट्रेशन यूरिन। दूसरा है कंसंट्रेशन यूरिन कॉज्ड बाय, कौन करता है कॉज? NaCl और यूरिया, दो चीजें हैं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कॉज करती हैं। इस मैकेनिज्म के अंदर दो चीजें अपना मेजर रोल प्ले करेंगी, एक लूप ऑफ हेनले और वासरेक्टा। काउंटर करंट मैकेनिज्म किस किस के बीच में होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो लूप ऑफ हेनले, इसके जो दो लूप होंगे, एक होगा डिसेंडिंग और एक होगा असेंडिंग, इन दोनों के बीच में होगा। और अगर दूसरा बात करें वासरेक्टा की, तो वासरेक्टा के भी दो लूप होते हैं, एक होगा डिसेंडिंग और एक होगा असेंडिंग, तो इन डिसेंडिंग और असेंडिंग के बीच में होगा। साथ ही साथ में लूप ऑफ हेनले और वासरेक्टा ये भी दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर भी हमें काउंटर करंट देखने को मिलेगा। अगर डाउनवर्ड जाते हैं तो हमें कौन सा ऑर्डर मिलेगा? डिसेंडिंग मिलेगा, और अपवर्ड जाएंगे तो कौन सा मिलेगा? असेंडिंग मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर हम किडनी की बात करें तो इसकी बेसिक यूनिट जो होगी वो क्या होगी? नेफ्रॉन होगी। ठीक है, नेफ्रॉन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या होगा? ग्लोमेरुलस और क्या होगा? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? बोमेन कैप्सूल मिलेगा, पीसीटी मिलेगा, फिर ये जो एरिया ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले, फिर हमें हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर मिलता है डीसीटी, और उसके बाद में ये लीड करेगा किसको? कलेक्टिंग डक्ट को, सीडी को। ठीक है, अब हमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, पहला काम होगा क्या? कंसंट्रेशन यूरिन को पास करना, दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में भी होता है और मेडुलर रीजन में भी होता है। कॉर्टेक्स रीजन में जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो 300 होगी। जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले डाउनवर्ड जाएगा वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब देख लो होता क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल में जो भी इम्प्योर ब्लड होता है उसको फिल्टर करने के लिए कहाँ पर भेजेगा? ये ग्लोमेरुलस में भेजेगा। ग्लोमेरुलस में जब ये भेजेगा यहाँ पर फिल्टर किया जाएगा और जितना भी प्योर ब्लड होगा उसको पास कर दिया जाएगा कहाँ पर? इफरेंट आर्टेरियोल के पास में। इफरेंट आर्टेरियोल का अपना खुद का नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं PTCN, और इसी में होता है वासारेक्टा, VR। तो यहाँ पर जितना भी प्योर ब्लड होगा वो पास कर दिया जाएगा कहाँ पर? वासारेक्टा के अंदर। अब ये जितना भी फिल्ट्रेशन बचा इसके अलावा जब इसको फिल्टर किया तो इसको पास करेगा कहाँ पर? ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल के बाद में रिसीविंग होगी कहाँ पर? PCT में। अब जैसे जैसे ये जो फिल्ट्रेट होगा डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका? वाटर का। और जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है मीन्स वाटर क्या हो रहा है? अमाउंट कम हो रहा है। अगर वाटर अमाउंट कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे डाउनवर्ड आएंगे बेसल पार्ट में हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। अब अगर बात करें ये वाला जो आ रहा है वासरेक्टा, ठीक है, तो ऐसे करके जाएगा वासरेक्टा, ये डिसेंडिंग होगा और ये असेंडिंग होगा। ये पार्ट कहलाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं। अब एक चीज हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट जो होता है वो क्या होगा? सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होगा, और जो असेंडिंग होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होगा। वाटर के लिए परमिएबल है डिसेंडिंग, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये फिल्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम NaCl होगा इसके पास में, तो जो चीज़ जिसके पास में होती है वही तो दूसरों को देगा। तो यहाँ पर NaCl अगर ज़्यादा है तो NaCl ये पास होगी यहाँ से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl पास होगा, और कहाँ पर जाएगा? इसको रिसीव कौन करेगा? यहाँ पर वासरेक्टर रिसीव करेगा इस NaCl को। अब यहाँ पर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो जब नीचे आ रहा था तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था, जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यहाँ तक आते आते ऑस्मोलैरिटी जितनी थी पहले, यहाँ पर आते आते ऑस्मोलैरिटी उतनी ही हो जाएगी। मीन्स 300 ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर थी, 300 ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर हो जाती है। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। अब यहाँ पर जब ये पहुंचता है फिल्ट्रेट, ये पास करेगा कहाँ पर? DCT में। अब यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखने का ये कि DCT के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होगा? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। कंडीशनल का मतलब क्या? यहाँ पर जो रोल होगा वो हार्मोन्स का होगा। कौन कौन से हार्मोन? ADH और एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसका काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्ब करेगा किसको? NaCl को। ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसका फंक्शन क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बॉडी को वाटर की ज्यादा जरूरत है या कम जरूरत है उसके बेस पे ये दोनों हार्मोन्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में जब DCT से पास होगा फिर कौन रिसीव करेगा इसको? कलेक्टिंग डक्ट रिसीव करेगी। अब जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पर बचा है लास्टली रीएब्जॉर्प्शन होता है, जितना भी वाटर होगा उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फाइनली यहाँ पर जो यूरिन मिलेगा वो कंसंट्रेटेड यूरिन मिलेगा।
साथ ही साथ में जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहाँ पर हमें यूरिया मिलता है। यूरिया जो होगा ये डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहुंच जाएगा। यूरिया का कुछ पार्ट जो होगा वो कहाँ पर पहुंचेगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखी कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से वाटर को निकाल दिया गया। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए NaCl यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर रहेगा कॉर्टेक्स रीजन में 300 ऑस्मोलरिटी रहेगी, नीचे आएगा जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएगा ऑस्मोलरिटी 1200 रहेगी। GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है 125 ml पर मिनट। और अगर पर डे की बात करें कितना होता है 180 लीटर पर डे। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म अपना रोल प्ले करती है, ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को। जब वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वैल्यू क्या निकल कर आती है 1.8 लीटर पर डे। और अगर हम अप्रॉक्स बात करें तो कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होगा वो एक दिन में यूरिन एक्सक्रीट करता है कितनी, 1.5 लीटर पर डे। कितना, 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, अभी हमने देखा था कि नेफ्रॉन जो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है ग्लोमेरुलस और एक है रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसमें हमें क्या मिलेगा, बोमेन कैप्सूल मिलेगा, PCT मिलेगा, LH मिलेगा, DCT मिलेगा और कलेक्टिंग डक्ट CD मिलेगा। ठीक है, जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, PCT के अंदर, और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, DCT के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। फिर अगर लूप ऑफ हेनले की लेंथ जितनी ज़्यादा होती है तो रीएब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। लूप ऑफ हेनले जितना ज़्यादा होगा लंबा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, रीएब्जॉर्प्शन करने का मौका मिलेगा। तो लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज़्यादा, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन पास हो पाएगा। तो ये है पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये देख लो, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, NCERT मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। NCERT में लिखा हुआ है मैमल्स हैव एबिलिटी प्रोड्यूस कंसंट्रेशन यूरिन, जो हमने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन यूरिन को पास करने की एबिलिटी होती है किसके पास में, मैमल्स के पास में। हेनलेज लूप एंड वासर एक्टा, ये दो चीज़ें हैं जो अपना मेजर रोल प्ले करेंगी किसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर। फिर हमने देखा कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है किस किसके बीच में होता है, लूप ऑफ हेनले के जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं उसमें होगा, और वासर एक्टा का जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उन दोनों के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म की प्रोसेस होती है। Next is the proximity between the Henle's loop and Vassar recta as well as counter current help in maintaining increased osmolarity towards the inner medullary interstitium। हमें जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती है। कॉर्टेक्स रीजन में कितना होगा, 300 मोल ऑस्मोल होगा, और अगर हम मेडुलरी की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ पर पहुंचता है, 1200 तक पहुंच जाता है। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो कॉज्ड किसके थ्रू होगा, NaCl के थ्रू होगा और यूरिया। NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop which extend with descending limb of Vassar recta. Similarly, small amount of urea, thin segment ascending limb of Henle's were back to the interstitium descending tubule। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ascending limb जो होता है, लूप ऑफ हेनले का ascending limb होता है, वहाँ से NaCl को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, वासा रेक्टा के descending limb में। इसी तरीके से जो कलेक्टिंग डक्ट होती है तो वहाँ से यूरिया को ट्रांसफर किया जाएगा कुछ अमाउंट में कहाँ पर, ascending limb of लूप ऑफ हेनले में। साथ ही साथ में कहाँ पर डिफ्यूज करके पहुंचेगा, डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहुंच जाता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द above described transport of substance facilitated by the special arrangement Henle's loop of Henle's and Vassar recta called the counter current mechanism। इस लाइन के अंदर ये बोल रहा है कि वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का जो स्पेशल अरेंजमेंट है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, जो हेल्प करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। तो बच्चों ये रहा हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म का कंप्लीट टॉपिक। आई होप कि आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल दैट टाइम कीप स्टडिंग, कीप ग्रीडिंग, कीप शाइनिंग।